हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों दोस्तों, आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 6 कक्षा 6 का है, न्यू NCERT, जो कि अभी लागू हुई है 2026 के अंदर, 25-26 के अंदर। तो हम इसे पढ़ रहे हैं। आज है हमारे आसपास की सामग्री। ठीक है, इससे पहले हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, उसमें पोषण के बारे में था। तो काफ़ी सारा पोषण हमने अब ले लिया है, अब ताकत आ गई है। अब हमारे आसपास की चीज़ों को उठा उठा के पटकेंगे और क्या क्या चीज़ें अपने आसपास है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये अपने आसपास है, काफ़ी सारी थिंग्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनमें हमारा दिमाग काम करता नहीं करता है वो देखेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए। तो अपने पास एक छोटा सा कि कोट है। क्या है कि मूषा माने क्रूसिबल, क्रूसिबल होते हैं ना वो, क्या बोलते हैं उसे, ओखली और बेल, ओखली होते हैं ना, उसे बोलते हैं क्रूसिबल। या फिर क्रूसिबल वो भी होता है जिसके अंदर ये सोना चांदी पिघलाए जाते हैं ना, छोटा सा कुल्हड़ सा होता है, उसे क्रूसिबल कह सकते हैं। या फिर एक चीनी मिट्टी की एक कटोरी होती है, मूसली होता है, ये ओखली मूसल होता है, वो भी क्रूसिबल ही कहलाता है। पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला पात्र, बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। ठीक है, मानी मिट्टी और लोहे से ही क्रूसिबल बनता है, और उसमें लोहे को ही पिघला दिया जाता है, सोने को पिघला दिया जाता है, चांदी को पिघला दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ है, चलते हैं। और नॉर्मल सी है अपने पास मिट्टी, लेकिन मिट्टी 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 अपने देश की मिट्टी तो बात ही अलग है। ठीक है, अपने देश की मिट्टी वीर पैदा करती है, वीर योद्धा। चलिए तो उसी मिट्टी की बात करेंगे। मानी ग्रिम्स अवकाश, ग्रिम्स अवकाश खत्म हुआ, अवकाश के बाद घुलन और शीत, घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। घुलन और शीत नाम भी रखा है, घुलन और शीत वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। ठीक है, कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी की कक्षा में प्रवेश करते हैं और विद्यार्थियों से बातचीत करना आरंभ करते हैं, और वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं को की ओर आकर्षित करती है। वह पूछती है कि वस्तु एक दूसरे के किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार तो समान है और किस प्रकार भिन्न है, ये उनसे पूछती है। चलिए, उनके आकार रंग क्या क्या है, और जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है। आप क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुएं से भारी होती है, कुछ सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकार से किसी सामग्री से बनी होती है, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, प्लास्टिक्स, मिट्टी इत्यादि। देखो अपने आसपास काफ़ी सारी वस्तुएं हैं। अगर हम देखें तो देखो, मिट्टी मिल गया अपने को, लोहा मिल गया अपने को, ठीक है, कागज मिल गया अपने को, पेन मिल गया अपने को, पेंसिल मिल गया अपने को, प्लास्टिक्स मिल गया अपने को, रबर मिल गया अपने आप को, ठीक है, सोना मिल गया अपने आप को, चांदी मिल गया। ये सभी अपनी बनावट में, दिखावट में और फील करने में अलग ही होती है। बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है भाई, अलग होती है, डिफरेंट होती है। आ जाइए, तो सबसे पहले जब किसी भी प्रकार का मेटल नहीं था, है ना, ये सभी जो पदार्थ हैं क्या है, सामग्रियां हैं। माने किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनका मिश्रण सामग्री कहलाता है। उनका मिश्रण क्या कहलाता है, सामग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, उनका मिश्रण सामग्री कहलाता है। क्रियाकलाप, और आइए पहचाने। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उनकी सामग्रियों के नाम भी तालिका में 6.1 में लिखें।
जिनसे वे बनी हैं, है ना। आगे है कि तालिका 6.1 में सामग्री की भी पहचान भी करनी है अपने को, कि मैं अवलोकन करता हूँ या करती हूँ, और सामग्री यहाँ पे अपने को लिखनी है कि अपने आसपास क्या जो सामग्री है उससे आप क्या बना सकते हैं। तो अपने पास देखो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। अपने पास ये कह सकते हैं ये अपने पास मिट्टी के पहले बर्तन हुआ करते थे, या फिर तांबे के बर्तन हुआ करते थे, पीतल के भी हुआ करते थे, ठीक है ना। लोहे के बर्तन बहुत कम थे हम कहें तो, और पानी लगभग पीतल के चरी बंटे हुआ करते थे, मटका बोल सकते हो उसको। मटका तो खैर मिट्टी का ही होता है, लेकिन चरी बंटे वैसे बोलते थे उनको, है ना। तो ये अपने पास है काफ़ी समय पहले अपनी जो सभ्यता थी काफ़ी, उसके अंदर भी ये मिट्टी के बर्तन, पॉटर जिसे हम कह सकते हैं, वो प्राप्त हुए, ठीक है ना। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के, मतलब आज से 7-8 हजार वर्ष पूर्व हमारी सभ्यता इतनी अच्छी थी भारत की कि हम मिट्टी के बर्तन बना लेते थे। हो सकता है उससे पहले से भी हो, लेकिन तभी के अपने को साक्ष्य मिले हैं, है ना। कहाँ से मिले हैं? ये गंगा के मैदान जिसे हम बोलते हैं लहुरा देवा और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो है शायद अब पाकिस्तान में चला गया है, मेहरगढ़ में पाए गए हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान में चले गए हैं बलूचिस्तान अभी, और बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान से आज़ादी पाने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। पाकिस्तान के जल्द टुकड़े होने वाले हैं, और पाकिस्तान से आज़ादी पाने के लिए जो बलूचिस्तान है उन्होंने अपनी बलूच आर्मी बना रखी है, ठीक है। उनका एक अलग से स्टैंड है, तो होने वाला है, जल्द होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, लगभग 4000 सामान्य संवत मानी बीसीई सिंधु सरस्वती मैदान के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई विविध रंगों की सुरक्षात्मक सजावटी लेप, जिन्हें स्लीप कहा जाता है का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि इत्यादि तकनीकें विकसित हुई, और यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता माने 2600 से 1900 साल पहले माने संवत पूर्व के दौरान भी परिष्कृत हो गई, जिसमें चमकदार लाल पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामिति पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। हड्डियां, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था, फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। इसे एक घूमते हुए पहिए पर आकार दिया जाता था, अंततः भट्टियों में पकाया जाता था, और इस पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा कहते थे। क्या कहते थे इसे? हम टेराकोटा कहते थे। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। यानी जो अपना राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली है, उसके अंदर इनको रखा गया है प्रदर्शनी के लिए। इसके लिए रखा गया है? प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। चलिए, अब अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको हम बांटेंगे, उनका समूह बनाएंगे, उनको हम ग्रुप में बनाएंगे। तो अपने आसपास काफी सारी वस्तुएं हैं, ठीक है। अब इनके अंदर बोला किस प्रकार के हैं, इनके क्या क्या गुण हो सकते हैं? आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, धुतिहीन का मतलब है जो प्रकार मतलब चमकती नहीं हो, और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर इनके हम समूह बना सकते हैं, ठीक है। कि भाई चमकदार कौन कौन सी है, एक साइड हो जाओ, बिना चमकने वाली एक साइड हो जाओ। दूसरा, लोहे की वस्तुएं हैं जो अलग, एक साइड हो जाओ। चांदी की वस्तुएं एक साइड हो जाओ, लकड़ी की वस्तुएं एक साइड हो जाओ, रबर की एक साइड हो जाओ,
वैसे हम ग्रुप बना सकते हैं। काफ़ी सारे अपने घर के अंदर ही है, बच्चों के पास ही मिल जाती है। चमची मिल जाता है, गिलास हम कहते हैं इसे, और चरखा, गांधी जी का चरखा, ठीक है। लोग अपने घर में एक ये लकड़ी का जो वो होते हैं ना, चम्मच कह सकते हैं इसे। कंचियाँ कांच की है, ये लोहे की है, बॉल है प्लास्टिक की है, रबर की, ये लेदर की बॉल है जिसे क्रिकेट खेला जाता है, और किताब है, और ये रूलर है, पेन है, और ये इंक वो कुछ स्टेपलर लगाने का है, कॉपी है, ये कुछ आलू हो सकता है, ये रूलर है, ये अपने पास है मिट्टी का दिया है, ये गमला है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये अपने आसपास वातावरण में नहीं, अपने आसपास दिखाई देती है, अपने पर्यावरण में अपने ही आसपास दिखाई दे जाती है। इनको हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग समूहों के अंदर बांट सकते हैं। अलग अलग समूहों में क्या कर सकते हैं, इन्हें हम वर्गीकृत किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? प्रॉपर थोड़ी सी कमी है भाई यहाँ पे, मैं बता देना चाहूँगा कि अपने स्टूडियो के अंदर लाइट प्रॉपर नहीं है ना, मतलब अभी थोड़ी सी कमी है। आने वाले समय में हम इसे इम्प्रूव करेंगे, आप लोग सपोर्ट करें, फिर हम जरूर हम इसे इम्प्रूव की ओर ले जाएंगे। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं के समूहों में बांटने के गुण को उपयोग किया। क्या आपने मित्रों के समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? आपने इन गतिविधियों में क्या सीखा? आपने देखा होगा कि एक वस्तु भिन्न भिन्न सामग्रियों में बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग भिन्न भिन्न वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को हम वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। वस्तुओं को उनके समान गुणों के आधार पर समूहों में विस्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो अपने पास यहाँ पे आप लिखें क्रियाकलाप 6.2 के अंदर आप आइए और विचार करिए और इन रिक्त स्थानों में भरिए कि आप क्या क्या सामग्री इस गिलास के अंदर भर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी भर सकते हैं, कांच भर सकते हैं, काफ़ी सारी और भी चीज़ें भर सकते हैं, है ना। गिलास बनाने में, हाँ, गिलास बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या हो सकती है? आप कांच का बना सकते हैं, चीनी मिट्टी का बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, चांदी का बना सकते हैं, लोहे का बना सकते हैं, प्लास्टिक्स का बना सकते हैं, काफ़ी सारे अपने पास मटेरियल्स हैं, बना सकते हैं। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? कपड़े से बने हुए गिलास का उपयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि कपड़े का गुण होता है वो पानी को रोक नहीं पाता। आजकल आने लग गए खैर पैराशूट के कपड़े जो पानी अंदर आने नहीं देते हैं और बाहर जाने नहीं देते हैं। क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? बिल्कुल नहीं। खाना बनाने के लिए तो हम कागज जैसी वस्तु का उपयोग करेंगे तो जल नहीं जाएगा, जाएगा ना। किस गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए? जल धारण करने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। यह कैसे निर्धारित किया जाएगा कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन के गुणों और उनके प्रयोजनों के आधार पर करते हैं जिसके लिए वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बने हो सकते हैं, प्लास्टिक से, धातु से, या फिर स्याही तो होती है उसके अंदर, तो इनसे बने हो सकते हैं। अपने पास आ गई है फिर और काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के लिए कर दिया है मजबूर, और बच्चे लगा रहे हैं दिमाग लगा रहे हैं कि विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है रे भाई? है? देखो क्रिकेट खेलने के लिए प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक और लेदर, 3 प्रकार की गेंद यूज होती है कि नहीं? बाकी चीज़ों को भी बास्केटबॉल में अलग बॉल यूज की जाएगी, उनका वेट भी अलग होता है। एक वो हॉकी वाली अलग यूज आती है, मतलब पता नहीं कई प्रकार की जो बॉल्स हैं वो यूज आते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? नहीं,
क्रिकेट की गेंद देखो, टेनिस की तो बल्ले से बल्ले पे जाती है, उसका वेट थोड़ा कम होता है। वेट क्या होता है? कम होता है। टेनिस के लिए यूज नहीं ले सकते, लेकिन क्रिकेट की बॉल का वेट ज़्यादा होता है। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा खेल खेल रहे हैं। आगे आ रहा है चित्र 6.3 में एक ही आकार के लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी भिन्न भिन्न गेंदें उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है ना? अब ये तो अपने पास देखो रबर की गेंद है, और ये अपने पास लेदर की गेंद है। ठीक है? और ये जो अपने पास है ये है आपकी रबर की, कह सकते हो रबर कह सकते हो इसे, फोम की गेंद है ये, फोम वाली। ठीक है ना? फोम वाली गेंद हो सकती है। टेनिस की गेंद है, क्रिकेट की गेंद है, और ये है आपकी हस्त व्यायाम की गेंद। टेनिस में वो काफ़ी हल्की होती है वो गेंद, है ना, टेनिस खेलने के लिए। और ये हस्त व्यायाम, हाथ को यूँ दबाने के लिए ये गेंद यूज़ की जाती है, तो वो वाली गेंद है। आगे है अपने पास कि भाई खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे कि उनका आकार, रंग, गठन, मानी कठोर है या मुलायम है, कक्षा में चर्चा करनी है। और वे किसी ऊंचाई तक उछलती है, वे कितनी ऊंचाई तक उछलती है। ठीक है ना? जैसे अपने रबर, वो जो क्रिकेट की गेंद है वो ज़्यादा ऊंची नहीं उछलती है, जबकि टेनिस की गेंद अच्छे से उछलती है, टेनिस खेलने के लिए यूज की जाती है। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए प्रयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है, का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव भिन्न भिन्न विधियों में समूहित करके विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बने हैं उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं, और इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है। दालें और अनाज एक दूसरे को कोने में रखते हैं, अलग अलग वो रखते हैं। सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं, और उसी प्रकार पंसारी एक सामान्य सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखते हैं। दालें और अनाज दूसरे कोने में रखते हैं, इत्यादि। और आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवा के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। एक नाम वाले एक साइड में रखते हैं, जिनका मतलब ए से स्टार्ट होता है वो एक जगह रखेंगे, बी से स्टार्ट होता है एक जगह रखेंगे, सी से स्टार्ट होता है वो एक जगह पे रखेंगे। सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं? आइए हम सामग्रियों के कुछ गुण जानें। सामग्रियों के रूप का अवलोकन करें और पहचानें। देखो, पहला ही है सामग्रियों का गुण कि उनका रूप कैसा है, कलर कैसा है, रंग कैसा है, बनावट कैसी है, फील कैसे होते हैं जब उनको हम टच करते हैं, तो क्या मुलायम फील होते हैं, कठोर फील होते हैं, किस टाइप के। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखेगी, अलग सामग्रियों से बनी है तो। और बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वहीं लोहा तांबे और एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, कलर ये अलग होता है। यद्यपि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। हाँ, लोहा, तांबा और ये जो है चमक सकते हैं, लकड़ी नहीं चमक सकती है, उनको पॉलिश करेंगे तब चमकेगी लकड़ी। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं, और कागज, गत्ता, लकड़ी, चाक और तांबे के तार, एल्यूमिनियम की पन्नी और पीतल, कांस्य, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें और अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें।
देखिए कि क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? प्रकाश पड़ने पर चमकती है। उनके गठन, खुरदरी या चिकनी, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशिष्ट विशेषताओं का अवलोकन करें और उन्हें अनेक स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करें। अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है उनका स्वरूप मानी द्युतिमान मानी चमकदार होता है, और चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती है। धातुओं के उदाहरण बताओ। तो ऐसी वस्तुएं जो चमकती हैं वो धातुएं कहलाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो चमकती हैं लेकिन धातुएं नहीं होती हैं। तो उसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जो धातुएं चमकती हैं उन्हें हम क्या कहते, जो चीज चमकती है उन्हें हम धातु कह सकते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकता है लेकिन धातु होता नहीं है। ठीक है ना। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती है। ये सब चीजें चमकती है लेकिन पॉलिश करने के बाद चमकती है। कुछ में यदि हवा लग जाए या नमी लग जाए तो उन पे जंग आ जाती है, उसके कारण अपनी चमक खो देती है, फीकी हो जाती है। इसे द्युतिहीन दिखाई देती है। द्युतिहीन का मतलब है बिल्कुल जीरो चमक दिखाई देती, चमक होती ही नहीं, जीरो चमक उनमें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है उनमें? जीरो चमक दिखाई देती है, कुछ भी उनके अंदर चमक दिखाई नहीं देती है। परिणाम स्वरूप हम प्राय केवल उनकी ताजी और कटी हुई सतहों पर ही चमक देख सकते हैं। द्युतिहीन मानी चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती हैं। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं कागज, लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि। ये द्युतिहीन होती है, मतलब ये चमकती नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे कि वे चमकदार दिखाई दे। चमकदार दिखाई दे। ये सामग्री धातु नहीं भी हो सकती। लकड़ी पर हम रेजिन की परत चढ़ाकर या काफ़ी सारे ऐसे आजकल पदार्थ आने लग गए हैं जिसकी परत चढ़ाकर उसको शानदार, चमकीली और पॉलिश करके मतलब लोहे जैसे चमका सकते हैं, चांदी जैसी चमक दे सकते हैं। एक नहीं। कौन कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? चलिए आइए जानते हैं कठोर सामग्रियों के बारे में कि भाई कौन कौन से जो पदार्थ हैं वो वास्तव में कठोर होते हैं और कौन कौन से जो पदार्थ हैं वो कठोर नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें कि आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों में संपीड़न करके दबा के चेक कर लें, है कि नहीं? भाई दबा के चेक करें, जो दब जाए वो तो समझो कठोर नहीं है, और जो नहीं दबे समझो कठोर है। जैसे पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य सामग्री जैसे रबर हो गया आसानी से दबाए जा सकते हैं। एक धातु की चाबी लें और उसे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोम, चाक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोची जा सकती है? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है वे नरम होती हैं। क्या होती हैं? वे नरम होती हैं। जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोचना कठिन होता है वे कठोर होती हैं। यद्यपि यह गुण सापेक्ष है और उदाहरण के लिए रबर स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। लोहे से क्या होता है? नरम होता है।
चलिए आगे क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप, आइए अवलोकन करें। कठोर अथवा नरम वस्तुएं सामग्री जिनसे वे बनी होती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। अब बताओ ईंट क्या होती है? ईंट कठोर होती है, बिल्कुल। पकी हुई ईंट कठोर होती है और बिना पकी भी कठोर ही होती है, नॉर्मल सी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। जल की बोतल नॉर्मल होती है, ठीक है। तकिया सॉफ्ट होता है, गिलास कठोर होता है और मेज कठोर होती है। स्वेटर सॉफ्ट होता है और अन्य कोई सामग्री भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार नहीं देख सकते। तो वे सामग्रियां जिनके हम आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक हो सकती है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, इनके आर पार हम देख सकते। जबकि मतलब जिनके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी वस्तु कहलाती है और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते वो अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। आगे बात समझ में प्रॉपर तरीके से सबके आ रही है ना? चलिए ठीक है, चलते हैं और आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। आगे है कि घुलन, ये ने तो घुलन और शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुक्का छिपी खेल रही हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाती है, शीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है के पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। जिन पदार्थों के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं और जिन पदार्थों के हम आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं और जिन पदार्थों के आर पार साफ तरीके से नहीं दिखाई देता उन्हें हम पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पारभासी कहते हैं। कुछ पदार्थों के आर पार हम नहीं देख सकते। आ गई बात समझ में? चलिए आगे। कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं और घुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि शीत बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता है या नहीं? आगे आ गया अपने पास अपारदर्शी। क्या आ गया है? अपारदर्शी। मैंने कहा कि जिन वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपारदर्शी। हम कह सकते हैं लकड़ी हो गई, कत्ता हो गया, धातु हो गई, ये अपारदर्शी होते हैं। और वे पदार्थ जिनके हम आर पार भी नहीं देख सकते, थोड़े धुंधले होते हैं, मतलब सही से देख नहीं सकते आर पार, वो आपके पारभासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पारभासी। एग्जाम्पल यहाँ पे बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच पारभासी होते हैं, ठीक है। गिलास पारदर्शी होता है, बटर पेपर पारभासी होता है, रबर अपारदर्शी होता है और एक और आ गया अपने पास फ्रॉस्टेड कांच हो गया, ठीक है। ये फ्रॉस्टेड कांच जो है, ये फ्रॉस्टेड कांच भाई साहब अपना रहता है, ये फ्रॉस्टेड जो कांच है, ये फ्रॉस्टेड कांच जो अपना रहता है अपारदर्शी होता है, मन पारभासी होता है। ये भी अपारदर्शी होता है और ये पारदर्शी होता है, खिड़की की जो कांच में लगे रहते हैं। जल में क्या घुलनशील है और क्या नहीं, चलिए तो इसके बारे में भी जानेंगे
कि हमारे आसपास की काफ़ी सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो जल में घुल जाती हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जल में जो जल में नहीं घुलती हैं। ठीक है, नॉर्मली कहें कि ऑक्सीजन जल में घुलनशील है, चीनी जल में घुलनशील है, शराब जल में घुलनशील है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तेल जल में घुलनशील नहीं है, मिट्टी जल में घुलनशील नहीं है, और भी होंगे, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। शाम को जब गुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी, प्यास लग रही थी। गुलन की माँ ने एक गिलास जल, उसमें 1 चम्मच क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, और 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया, और उसे शिकंजी पिलाई। क्या पिलाई? उसे शिकंजी पिलाई। अब शिकंजी पिलाने से क्या होगा? एनर्जी आएगी, है कि नहीं? लेकिन मैटर यहाँ ये नहीं है शिकंजी वाला, यहाँ मैटर कुछ अलग है घुलन का। क्यों घुले या नहीं घुले, चीनी, नमक और नींबू का रस पानी के अंदर अच्छे से घुलनशील है, वो अच्छे से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। गुलन ने देखा कि उनकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही है, और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य गायब हो जा रहे हैं। आइए यह पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं। कुछ मात्रा में हम ले लेते हैं अपना खोज, आइए खोज करें। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चाक पाउडर, रेत, बुरादा, लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें अलग अलग करके 2/3 लगभग उनमें सब में जल भर लें। ठीक है, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि नमक, चीनी डालोगे घुल जाएगा, नमक डालोगे ये भी घुल जाएगा, चाक पाउडर ये घुल जाएगा थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन फिर बैठ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये घुलेगा नहीं। और बुरादा तो पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, रेत भी पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। ठीक है, और हम इन सब चीज़ों का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं आसानी से कि कौन कौन सी चीज़ आसानी से घुल जाएगी और कौन कौन सी चीज़ आसानी से नहीं घुलेगी। ठीक है, अब जरा समझ लो कि वे पदार्थ जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और वे पदार्थ जो पानी में घुलते नहीं उन्हें अघुलनशील कहते हैं, और वे पदार्थ जो पानी में थोड़ी बहुत मात्रा में घुल जाते हैं उन्हें आंशिक घुलनशील पदार्थ कह सकते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? हम आंशिक घुलनशील पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चले आगे, चलो कंटिन्यूअसली चलते रहो। घुलनशील हो गया जो पानी में अच्छे से घुल जाए, नमक, चीनी, नींबू का रस, शराब, ठीक है, बर्फ। आगे आ गया अपने पास अघुलनशील, मानी वे पदार्थ जो पानी में अच्छे से नहीं घुलते उन्हें हम अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें हम अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। जो पदार्थ अघुलनशील होता है वो आसानी से दिखाई देता है पानी के अंदर, जैसे कि अपने पास दिख रहा है चीनी इसके अंदर डाली हुई है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो घुलनशील है, ये अघुलनशील पदार्थ है। आप ORS बनाएं, आप स्वयं ORS बनाएं। ठीक है, ORS दैट मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब किसी बच्चे को या व्यक्ति को दस्त हो जाते हैं तो उसको कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर मतलब ग्लूकोज की कमी नहीं आए, क्योंकि दस्त की कंडीशन में बहुत तेज़ी से लगते हैं, तो बिल्कुल जैसा पीता है पानी वैसे का वैसे बाहर निकल जाता है लैट्रिन के थ्रू। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इसीलिए उसको कि भाई एनर्जी बढ़ने लिए उसके लिए चीनी, और डिहाइड्रेशन मानी उसके अंदर मिनरल्स, नमक, ठीक है, और पानी तो है ही, चलते रहने देते हैं, उसे कहते हैं हम ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मानी ORS को कहेंगे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी, मानी निर्जलीकरण जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, की कमी के उपचार के लिए किया जाता है। और ये ORS पैकेट प्राथमिक उपचार या स्वास्थ्य केंद्र और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग में किया जाता है।
यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच 6 चम्मच तो चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर भी घर में ही ORS हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, घर में ही क्या कर सकते हैं हम, ORS तैयार कर सकते हैं। ओके, अब ये सोच रहा है ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, हाउ इट इज पॉसिबल। चले, माने क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं ना, ये तो नहीं घुलेगा, ये घुल जाएगा, ये भी घुल जाएगा। ठीक है, तेल नहीं घुलेगा। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं आप, कि जल में भाई क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वो तभी तो जिंदा रह पाती है जलीय जीव, अगर ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ही ले लेती है। अब देखे भाई दोनों क्या सोच रहे हैं मुंह फाड़ के, है कुछ द्रव जल में पूरी तरह से मिल जाते हैं और कुछ जल में जल के साथ मिश्रित नहीं होते, और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं, और इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है और जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों में अस्तित्व के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जल के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो भाई जलीय जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, जलीय जीव मर जाएंगे। चलिए भाई, कितना भारी कितना हल्का, लीजिए कितना भारी या हल्का। अब जो पदार्थ होंगे उसकी डेंसिटी के आधार पर, उसके अंदर जो कण है उसकी डेंसिटी के आधार पर हल्के या भारी होते हैं। जिस पदार्थ का जितना ज्यादा घनत्व उतना ज्यादा उसका भार होता है। ठीक है, आ जाइए, कितना भारी कितना हल्का क्रियाकलाप करें और 3 कागज के एक जैसे कप और या कटोरे ले, प्रत्येक कप में उपलब्ध सामग्री से आधा भरें, क्या भरें, आधा भरें। एक कप में जल भरें और इसे कै के रूप में चिन्हित कर दे, कै लिख दे, चिन्हित करें, और दूसरा रेत से भरें और इसे ख के रूप में चिन्हित करें। तीसरा कंकड़ से भरें और इसे ग के रूप में चिन्हित करें, और पूर्व अनुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा, कौन सा तो भारी होगा और कौन सा क्या होगा, हल्का होगा। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें और उसमें दर्शाई गई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें और आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी या कौन सा हल्का है। मेजरमेंट कर लें अच्छे से कि इट्स थिंग्स इज हैवी और इट्स थिंग्स इज कह सकते हैं हम बिल्कुल हल्की कह सकते हैं ना, कि भाई ये हल्की है और ये भारी है। द्रव्यमान के आधार पर हम पता करेंगे कि उनका द्रव्यमान क्या है। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें और इसमें दर्शाई गई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें और आंकड़ों की तुलना करें। आंकड़ों की क्या करें, तुलना करें। निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी और कौन सा हल्का। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की है, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण के माप कर ही पता किया जा सकता है। द्रव्यमान से ही पता कर सकते हैं, किसी के देखने से, किसी वस्तु को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये भारी है या हल्की है। ठीक है, जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो सामग्री हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है, यदि उनके आयतन समान हो तो। यदि उनके क्या समान हो तो, आयतन समान हो तो। आगे आ गया, सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जा सकता है। द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, भार का।
भार का प्रयोग किया जा सकता क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध में विषय में अधिक जानकारी सीखेंगे। देखो, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। द्रव्यमान और भार अलग अलग होते हैं। भार जो है वो उसके अंदर जैसे मेरा मैं वजन तोलूं तो मैं मेरा भार तोलूंगा, क्योंकि पृथ्वी पर पृथ्वी से पृथ्वी वायुमंडलीय जो वातावरण है उस पर मेरे ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। स्थान और आयतन आगे आएगा अपने पास, स्थान और आयतन। स्थान और आयतन, स्थान क्या होता है? अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। नमस्ते टीचर कहते हैं, मतलब वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखें होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती है कि आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के स्थान पर स्थान नहीं है। बैठने का क्या नहीं है? स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बस्ते ने क्या कर लिया है? स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह दो विद्यार्थियों को कांच के दो समान गिलास देती है और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक गिलास जल से आधा भर जाता है, जबकि दूसरा लगभग पूरा भर जाता है। दूसरा लगभग क्या हो जाता है? पूरा भर जाता है, ठीक है ना। ये लीजिए, दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमताएं समान है, प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग, समान नहीं। क्या है भाई? जल की मात्रा अलग अलग है, समान नहीं। इट्स ए टोटली डिफरेंट। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है और जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान आयतन को दर्शाता है, ठीक है। कि कोई भी जो गिलास है उसके द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? अब मुझे इसका कारण समझ में आया कि जो जग है उसका आयतन ज़्यादा है, बोतल का आयतन कम है। तो किसी भी वस्तु का जितना आयतन होगा वह उतना ही उसके अंदर ले पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। आपने दुकान में अलग अलग आकार के पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होगी। क्या आपने देखा है कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 ml और 200 ml इत्यादि लिखा रहता है? यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जल के आयतन को दर्शाता है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं भाई। अब यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि पीने के जल और दूध की बोतल पर 500 ml का लेबल लगा होता है जो आयतन दर्शाता है। अब आप वस्तुओं के गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में स्थान गुण विद्यमान नहीं होता है। सभी वस्तुओं में
सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। अब आगे आ जाता है द्रव्यमान क्या है, द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या होता है। द्रव्य द्रव्यमान और आयतन के दो गुण हैं। द्रव्य जो है द्रव्यमान और आयतन के दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें दो गुण विद्यमान है? कितने गुण विद्यमान है? दो गुण विद्यमान। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, उसे द्रव्य कहते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है यानी आयतन घेरती है और द्रव्यमान रखती है, उसे हम कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्य कहते हैं। आ जाइए आगे। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसे हम ग्राम या किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है और आयतन को लीटर, मिलीलीटर की इकाइयों में भी मापा जा सकता है। लीटर या फिर मिलीलीटर की इकाइयों में भी क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। आगे आ गया अपने पास अंतरराष्ट्रीय मात्रक। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है और किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं है, उसके बाद कोई बिंदु नहीं है लगाया जाता। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्यात्मक मान मानी संख्या या संख्यात्मक मान इकाई के बीच में अंतराल छोड़े। उदाहरण के लिए एक डैश लगाए। द्रव्यमान मानी 7 और यहाँ किलो में थोड़ा सा गैप है, ये देखो चिन्ह सा, ये गैप छोड़े तो इसे हम 7 केजी के रूप में लिखा जा सकता है। ना कि 7 लिख दिया KGS, ना, ये ना, बिल्कुल ना, केजी लिखेंगे के रूप में। इसी प्रकार लीटर में बड़े L के रूप में, लीटर छोटा है तो मिलीलीटर कर देंगे हम। संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। मिलीलीटर का मतलब होता है ml। के बीच में कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए ये डैश नहीं आएगा। 500 मिलीलीटर है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 500 और एक छोटा डैश मिलीलीटर लिखा जाएगा। मिलीलीटर क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा। छोटा m अलग बात है, ठीक है ना। छोटा m छोटे अक्षर लोअर केस में होगा और बड़ा L बड़े अक्षर अपर केस में होगा। ऐसा ही प्रणाली में घन मीटर को संक्षिप्त में मीटर क्यूब कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त जो है ये सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए डैश यदि आपके हैं तो पास 2 घन मीटर आयतन, 2 घन मीटर आयतन, तो हम ये लिख सकते हैं 2 और मीटर पे क्यूब लिखा जा सकता है। संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा, ठीक है, स्थान छोड़ते हैं। माने इस संख्यात्मक मान और जो इकाई है उसके बीच में एक डैश का स्थान छोड़ते हैं, ठीक है ना। इसका स्थान छोड़ा जाता है, एक डैश का स्थान छोड़ा जाता है। वायु द्रव्य क्या है? Oh my God, my mind is absolutely not running today. Is thinking, ये सोच रही है मेरा माइंड काहे नहीं काम कर रहा है आज काहे का नहीं काम कर रहा है। My mind is not running today. Why? तो मतलब कह रही है कि यहाँ पे देखो क्या सोचा है। क्या वायु द्रव्य है? हाँ द्रव्य है, क्योंकि वायु का भी एक द्रव्यमान होता है। हवा में भी भार होता है, हवा में भी क्या होता है? भार होता है। और स्थान भी घेरती है, स्थान भी घेरती है। तो मतलब हुई ना, द्रव्य हुई नहीं हुई? हुई। तो क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती है? इस संबंध में हमने अपने मित्रों से चर्चा करें
अपने मित्रों से चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत भी, कंकड़ भी द्रव्य है, और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार है जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। इसमें उनके उपयोग में किया जाता है। हमने सीखा है कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। भिन्न भिन्न क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। हमने सामग्रियों के समूह और उनके गुण में समानता और अंतर के आधार पर बनाए रखने और साझा की समूह बनाने में उपयोगी। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है, क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता प्रदान करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का भी वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर किया जा सकता है। उनके गुणों के आधार पर किया जा सकता है। आगे हम विचार करें आप थोड़ा सा कि क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या यह वरदान है या अभिशाप? दोनों ही है। वरदान कम है, अभिशाप ज्यादा है। प्लास्टिक का जो जीवन है वरदान कम है, अभिशाप ज्यादा है। हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियां देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। तो भाई अपना जो चैप्टर है ये थोड़ा सा इतना सा बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में भी ऐसे ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उनमें भी भौतिक पदार्थों को सामूहिक रूप में बांटने की एक प्रणाली है। आगे है गुरुमंद हिम स्कंद श्लष्ण चांद्र मृदु स्त्रा गुणा सूक्ष्मा विशदा विशंतिश प्रियाया। इसका मतलब हिंदी में क्या है देखते हैं। इन श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी सजीव प्रणालियों, पौधों, जंतु और मनुष्य में पर्यावरण एवं भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे गुरु मानी भारी है, मंद मानी धीमा है, हिम का मतलब ठंडा या शीतल है, स्कंद का मतलब चिकना है, श्लष्ण का मतलब मुलायम है, चांद्र मानी कठोर, मृदु मानी मुलायम, ठीक है, मुलायम 2 जगह आ गया, स्थिर मानी स्थिर हो गया, और सूक्ष्म का मतलब छोटा हो गया, विशद मानी गैर चिपचिपा हो गया, लघु मानी होता है भार में हल्का, तीक्ष्ण मानी त्वरित और तीव्र, उष्ण मानी गर्म और तप्त, रुक्ष मानी सूखा, खुर मानी होता है खुरदरा, द्रव मानी तरल, और कठिन मानी कठोर, और चल मानी होता है चलायमान गतिशील, स्थिर स्थूल बड़ा स्थूल, और पिछल मानी होता है चिपचिपा। ये सभी गुण हैं पदार्थों के। आगे अपने पास इसका थोड़ा सा सारांश है और आगे ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों से कहा है कि क्वेश्चन आंसर एक हम अलग ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अलग ही तरीके से, और उनको हम
अलग ही तरीके से बनाएंगे, अलग ही उनका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। सभी जो विज्ञान के अपने पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनके, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्दी हम इन सब के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ले आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों से बस हमारा यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।